साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैरो आफियत से होंगे। आज हम एक बेहद जरूरी इंफॉर्मेशन पर रोशनी डालेंगे। आज हम बात करेंगे रवांडा में हुए नरसंहार की। आज हम आसान भाषा में समझते हैं कि रवांडा में तुत्सी समुदाय का नरसंहार किस तरह से अंजाम दिया गया। साथियों, दुनिया में कई नरसंहार अंजाम दिए गए। मंगोल के जरिए किए जाने वाले भयानक नरसंहार के बाद भी कई नरसंहार हुए। पिछले 10 साल से इथियोपिया में टिग्रे नरसंहार जारी है। इसी तरह का नरसंहार जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है वह है रवांडा नरसंहार। जैसे ही रेडियो रवांडा नाम सुनाई देता है, 10 लाख तुत्सी समुदाय के नरसंहार की भयानक तस्वीर सामने आ जाती है। चलिए जानते हैं विस्तार से। जब भी किसी एक कौम का नरसंहार करना होता है, उसके लिए सबसे पहले माहौल बनाया जाता है। रवांडा में तुत्सी समुदाय के खिलाफ जहर फैलाने के लिए 1-2 ग्रुप बनाए गए। बाद में इन ग्रुप्स की तादाद बढ़ती गई। फिर ये गिरोह अपने अपने इलाकों के तुत्सी समुदाय के लोगों पर छोटे मोटे अत्याचार करने लगे। ये लोग जब तुत्सी लोगों पर जुल्म करते तो इनके खिलाफ न सरकार कोई एक्शन लेती और न पुलिस प्रशासन। अगर हुतू समुदाय के सेक्युलर लोग दबाव बनाते तब थोड़ा बहुत असर होता, लेकिन सख्त कार्यवाही नहीं होती। तुत्सी समुदाय की महिलाओं का बलात्कार भी हो जाता। बलात्कारी खुलेआम घूमते। फिर हुतू सेक्युलर आवाज उठाते तो बलात्कारियों की गिरफ्तारी हो जाती। लेकिन बलात्कारियों के समर्थन में आंदोलन, रेलयान निकाली जाती और अपराधियों को आसानी से छोड़ दिया जाता। अदालतें अपराधियों के नर्म रवैया इख्तियार करती और तुत्सियों को जेलों में सड़ाया जाता। तुत्सी समुदाय के नेता लोग अपने लोगों पर हो रहे जुल्म का खामोशी से तमाशा देखते। उन्हें लगता था कि सत्ताधारियों जालिमों के साथ रहेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। नरसंहार की शुरुआत तुत्सी समुदाय के नेताओं से शुरू हुई। रवांडा नरसंहार में रेडियो रवांडा का बहुत बड़ा रोल था। अलग अलग ग्रुप्स अपने अपने इलाकों में अपने अपराध अंजाम देते। नारे लगाना, बदतमीजी करना, तुत्सी महिलाओं से छेड़खानी, दिन दहाड़े बलात्कार, मॉब लिंचिंग, बलात्कार, मकानों पर कब्जे करने जैसी घटनाएं बढ़ गईं। इसी तरह अपराधियों की तादाद उतनी बढ़ गई जितनी नरसंहार के लिए चाहिए थी। फिर खुलेआम रेडियो रवांडा के जरिए जहर फैलाना शुरू हुआ। पत्रकारों, लेखकों, प्रोफेसरों, धार्मिक गुरुओं को खरीदा गया। फिर जुल्म की तादाद बढ़ती चली गई। जब सेक्युलर हुतू समुदाय ने आवाज उठानी शुरू की, तब उन्हें समाज से बेदखल कर दिया गया, क्योंकि हुतियों में सिर्फ 10% लोग बचे थे जो तुत्सी समुदाय के साथ खड़े थे। तुत्सी और सेक्युलर हुतू लोगों की तादाद से हुतू राष्ट्रवादियों की तादाद 4 गुना ज्यादा थी। रेडियो रवांडा की कोशिशों ने मुल्क की आधी आबादी को अपराधी बना दिया था। फिर एक दिन अचानक ऐलान हुआ, तिलचट्टों को साफ करो। नरसंहार से पहले सत्ताधारियों और प्रशासन की तरफ से खुफिया तौर पर एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें उन लोगों के नाम थे जो तुत्सी समुदाय पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते, सांप्रदायिक तत्वों और सरकार की आलोचना करते। सबसे पहले इन्हीं के परिवारों को धारदार हथियारों से काटा गया और उनकी महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाया गया। इसके बाद चारों तरफ कत्लेआम और खून की नदियां बहनी शुरू हुईं। हुतू पड़ोसी अपने तुत्सी पड़ोसियों का कत्ल करता। रास्तों में नाकेबंदी की गई। आईडी चेक करते हुए चुन चुनकर तुत्सियों का काटा जाने लगा। इस तरह से 3 दिन में 1 लाख तुत्सियों को काटकर फेंक दिया। 100 दिन तक चले नरसंहार में तकरीबन 10 लाख तुत्सी और 1 लाख सेक्युलर हुतू के जिस्मों के टुकड़े कर दिए गए। और इस नरसंहार का तमाशा 100 दिन तक सारी दुनिया देखती रही, बिल्कुल उसी तरह जैसे म्यांमार नरसंहार में देखा। इथियोपिया में टाइग्रे के नरसंहार और अब फिलिस्तीन में हो रहे नरसंहार का तमाशा दुनिया देख रही है।
तस्वीर में दिखाई दे रही महिला का नाम पॉलाइन है। ये रवांडा की परिवार कल्याण और महिला विकास मंत्री थीं। एक महिला मंत्री के पास महिलाओं की तरक्की का जिम्मा था, लेकिन इस महिला ने दंगाइयों को महिलाओं से बलात्कार और हत्या करने के लिए भक्तों को भड़काती थी। रेडियो पर जहर उगलती और भक्तों में जोश भरती। इसी के साथ सरकारी अधिकारियों और नेताओं को भी रेडियो रवांडा पर जहर उगलने के हुक्म देती। रवांडा में सरकारी समर्थन से दंगाई बेकाबू हो गए। लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। महिलाओं और बच्चियों से कैंप में बलात्कार किया गया। इसी तरह से जनता ने चुने हुए कई मंत्रियों, मंत्राणियों, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने उसी जनता का खूब नरसंहार किया। मतलब सत्ताधारी पक्ष, सरकारी आमला, पुलिस प्रशासन सभी ने मिलकर नरसंहार को अंजाम दिया। रवांडा नरसंहार में फ्रांस का हाथ था, इसलिए यूरोप भी तमाशबीन बना हुआ था। रवांडा के पड़ोस में जायरे नाम का एक मुल्क था, जिसे आज कोंगो कहते हैं। कोंगो में तेल बहुत है। 10 लाख लोगों का कत्लेआम का तमाशा देखने के बाद पोप और ईसाई दुनिया के हस्तक्षेप यानी इंटरवेंशन से अमन कायम हुआ और राष्ट्रपति का कत्ल भी कर दिया गया, जिसके बाद बहुत सारे हुतू कोंगो, युगांडा और फ्रांस भागकर पनाह लिए। आज भी कोंगो में अमन नहीं है। हर दिन लोग मारे जा रहे हैं और इटली की एनी टेल कंपनी तेल निकल रही है। मारे गए राष्ट्रपति की पत्नी भी 25 साल से पेरिस में है। कहने का मतलब यह है कि पिछले 10 साल में चीन, तुर्की, अरब ने अफ्रीका में हर जगह कब्जा कर लिया। सीरिया और कोरोना ने अमेरिका और यूरोप का दिमाग ठिकाने लगा दिया, और जो 40 साल से कत्लेआम मचा रहे थे वह रास्ते पर आने लगे। रवांडा नरसंहार का मास्टरमाइंड रवांडा का सबसे बड़ा उद्योगपति फेलिसिन काबूगा था, जो तुत्सी समुदाय के खिलाफ जहर फैलाने से लेकर रेडियो, पत्रकारों, धार्मिक गुरुओं, प्रोफेसरों, लेखकों को खरीदने से लेकर जहरीले भक्तों को भरपूर फाइनेंशियल सपोर्ट करता था। नरसंहार के बाद इस पर $50 लाख का इनाम रखा गया था। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं? आपको क्या सीख मिली? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताना। ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल जानकारी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन, न्यूज एंड एक्यूरेट एनालिसिस के लिए जुड़े रहे। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज SD24। The alleged campaign of intimidation has seen groups of young men gather at registration centres to deter would-be Tutsi voters. At one such centre at the end of last month, youths scuffled with a Tutsi man who had come to register. Amos Bisimwa Obabej is the president of the so-called Movement of Citizens. Ceux-là qui veulent témoigner pour quelqu'un. Those who want to testify for someone must do so with patriotism in mind. Il ne faut pas